Hello, aspirants. Welcome to daily news analysis of The Hindu and Indian Express. Today, the date is 28 January. So let's get started. यहाँ पर इंडिया फ्रांस की ही बात है, तो मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। मंडे यानी कि कल कल हम लोग इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करेंगे। ओके, इसमें हम फ्रांस के साथ भी रिलेशन देखेंगे, बांग्लादेश के साथ भी देखेंगे, स्पेशली प्रेजेंट में हमारे लिए क्या चैलेंजेस हैं बांग्लादेश की तरफ से। एंड लास्टली थोड़ा सा यूएई के बारे में देखेंगे क्योंकि वो भी थोड़ा न्यूज में था। ठीक है, तो हम तीनों के साथ कल रिलेशनशिप ब्रेनस्टॉर्मिंग में कवर कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर फ्रांस के साथ वही है कि कॉपरेशन को और इंटेंसिफाई करने की कोशिश की जाए, स्पेशली इंडियन ओशन में। एंड जॉइंट सर्विलेंस मिशन ये हमने किया था 2020 और 22 में रीयूनियन आइलैंड पर, जो कि इंडियन ओशन में आता है और फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। Using India as a base for manufacture and export of defense equipment for friendly countries in the region। अब देखिए, इंडिया के पास क्या है कि इंडिया के पास आपको दो चीजें मिल जाती हैं। पहला, प्राइवेट कंपनी को अच्छा लैंड मिल जाता है। दूसरा, चीप मैन पावर मिल जाती है, या आप कह लीजिए चीप लेबर। अब अगर ये दो चीज हमारा एडवांटेज है, फ्रांस की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, स्पेशली डिफेंस सेक्टर, तो आप आइए यहाँ पर, हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाइए। राइट, और फिर यहाँ पे जो बनेगा उसको इंडिया खुद भी बाय करेगा आपसे, प्लस दोनों मिलके साथ में एक्सपोर्ट भी करेंगे किसी थर्ड कंट्री को। ठीक है, इसके अलावा हमने वो देख लिया था कि हम आपके साथ एंगेज करना चाहते हैं को डिजाइन एंड को प्रोडक्शन फेज में। राइट, वी डोंट जस्ट वांट ए बायर सेलर रिलेशनशिप। क्लियर। इसके अलावा मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज बताई थी, वो मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। लास्ट में वो गलती मत करना कि पीटी आएगी जब मैं सारी एक्सरसाइज लाइन से याद कर लूंगा, हर घंटे के साथ नहीं होगी याद। ओके, तो आप इसी का याद रखिए सिर्फ। एक है गरुड़, जो इंडिया फ्रांस की एयरफोर्स में होती है। एक है वरुण, जो नेवी करती है। और तीसरी है शक्ति, जो कि आर्मी करती है दोनों देशों की। राइट, इसके अलावा बाकी और भी बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जो कि हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग में कवर करेंगे। बट ये पॉइंट यहाँ पे याद रखिए, फ्रांस is the first major Western military power with which India has conducted joint patrol with Indian Navy in Indian Ocean region। ठीक है, ला रीयूनियन आइलैंड। ठीक है, ये पॉइंट अपने प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ये बिहार के डेवलपमेंट्स वगैरह जो हो रहे हैं उसको फॉलो मत कीजिए यार, वो चलता रहता है। अलायंसेस बनते बिगड़ते रहते हैं, वो हमारा कंसर्न नहीं है। अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो भी उसमें टाइम वेस्ट मत करना। ऑलराइट, यहाँ पर मराठास अपने लिए रिजर्वेशन डिमांड कर रहे हैं, और जब इनको अलग से रिजर्वेशन दिया गया था तो 50% की जो लिमिट है जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रिजर्वेशन पर, वो ब्रीच हो गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया था। इसके बाद ये कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आप चाहो तो ये जो मराठा कम्युनिटी है, जिसमें कुनबी ये प्रोमिनेंट है, इनको आप ओबीसी में शामिल कर सकते हो, जिसका शेयर ऑलरेडी 27% रिजर्वेशन है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि अब इनकी बात तो मान ली गई है, शायद इनको ओबीसी में इंक्लूड कर भी दें। ठीक है, 50% की सीलिंग भी ब्रीच नहीं होगी। बट द प्रॉब्लम है कि अब यहाँ पर ओबीसी में जो ऑलरेडी कास्ट आती है ना, उनको लग रहा है कि जो हमारा 27% का कोटा है, ठीक है, उसमें और ज्यादा पॉपुलेशन आ जाएगी। ठीक? तो इसमें कंपटीशन और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यू कैन से कि जो पाई है 27% की, वो रिड्यूस हो रही है। राइट, तो अब आपने मराठास की बात मान ली है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब अगली डिमांड उठेगी ओबीसी कम्युनिटी से। राइट, तो एक को खुश करने जाओगे तो दूसरे नाराज होंगे, ये टिपिकल प्रॉब्लम है हर जगह। ज्ञान वापी साइड, यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में बोल दिया है कि ये एक हिंदू टेम्पल था। ओके, और यहाँ पर जो पर्शियन अरेबिक में इंस्क्रिप्शंस हैं, उसमें भी ये साफ लिखा है कि ये मॉस्क बिल्ड किया गया है इन दी 28th रीगनल ईयर ऑफ औरंगजेब। और औरंगजेब का कार्यकाल शुरू होता है आपका अराउंड अराउंड 1656 से 1706 तक का इसका कार्यकाल था। ओके, तो 20th इसका रीजनल ईयर, यानी कि कहीं ना कहीं 1676। राइट, ओके, तो चलिए ज्ञानव्यापी मॉस्क की बात करते हैं पहले।
देखिए हिंदू जो संगठन है उनकी हमेशा से 3 डिमांड रही है प्रोमिनेंट। एक, हमें अपने सिर्फ 3 टेम्पल चाहिए। वन इज अयोध्या, जो कि हो गया है। दूसरा है काशी, यानी कि यही वाराणसी, जो ये इस मॉस्क का इशू चल रहा है। और तीसरा है मथुरा। हिंदू संगठन जितने भी उनकी सिर्फ ये 3 डिमांड रही है कि इन 3 बड़े मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। मथुरा में भी है, कृष्ण जी का मंदिर है, उसके जस्ट साइड में एक मॉस्क भी बना हुआ है। तो इनकी डिमांड सिर्फ ये थी कि हमें ये 3 मंदिर दे दीजिए, इसके अलावा हमें किसी मस्जिद या इस तरह की किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, तो अयोध्या मामला अब सेटल हो चुका है। अब बात है काशी की। तो यहाँ पर ASI, an official and expert body, submitted the report to the district judge hearing the Gyan Vapi matter in Varanasi. The evidence collected by SI from Gyan Vapi structure reconfirmed that the mosque had been constructed after demolishing the magnificent temple. राइट, यहाँ पे डिस्कवरी हुई शिवलिंग की, पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो एक फाउंटेन है। मुस्लिम साइड क्लेम दैट इट वाज ए पार्ट ऑफ ए फाउंटेन। बट यहाँ पर और भी कुछ लिखा भी हुआ है, जैसे नेम ऑफ जनार्दन, रुद्र, उमेश्वर। ASI do prove that religious character of this place of worship existed on 15th August 1947 and at the present is of Hindu temple। ठीक है। सेक्शन 4 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ एक्ट 1991, ये मैंने आपको पहले भी कराया है, दोबारा भी ब्रेनस्टॉर्मिंग में रिपीट करते रहेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग का गोल यही है कि बार बार इतना रिपीटेशन हो, इतना रिवीजन हो कि ये चीजें आपको बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं, आपके माइंड में नेचुरली फ्लो हो, ना कि कोई रट्टा मारना पड़े। ओके, तो ये जो एक्ट था हमारा, इसको लाया गया था 1991 में। ओके, इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन रखा गया, एक्सेप्शन और भी थे बट एक मेजर एक्सेप्शन था अयोध्या का मैटर, क्योंकि उस टाइम ये मूवमेंट बहुत ऊपर चल रही थी। और जब ये मैटर चल रहा था ना, जगह जगह से और भी डिमांड आने लगी थी, तो ये एक्ट को इनेक्ट किया गया नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के द्वारा। और इन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को जिस रिलीजियस स्ट्रक्चर का जो भी था स्टेटस, वो वैसे ही रहेगा। अगर वो मॉस्क था तो वही रहेगा, चर्च था चर्च रहेगा, मंदिर था तो मंदिर रहेगा। ठीक है। तो अब ये लोग ये कह रहे हैं, हिंदू हिंदू पक्ष के लोग, कि इस रिपोर्ट से प्रूव होता है कि ये मंदिर ही था, तो हम मानेंगे कि ये 15 अगस्त 1947 को भी मंदिर ही रहा होगा। ठीक है, तो एक्ट का भी यहाँ पर कोई वायलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आप कह सकते हो कि एक सर्कमवेंट करने की कोशिश की जा रही है इस एक्ट को। The western wall of the Gyanvapi mosque was the remaining part of huge Hindu temple. Okay, the mosque was built in 20th regnal year of Aurangzeb, that is around 1676 to 77। और यहाँ पर ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार टेक्निक यूज की थी ASI ने। ठीक है, तो इस रडार टेक्निक का नाम याद रख सकते हो। दूसरा वही है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज कर रही है ये चीजें। Right. This guarantees for the preservation of the religious character of places of worship, okay, as they existed on 15th August। तो इस एक्ट को भी मैं आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग में दोबारा डिस्कस करूंगा, पहले भी किया था। डिजी यात्रा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, खासकर दिल्ली एयरपोर्ट पर, कि आपके कंसेंट के बिना ही आपके फेशियल रिकग्निशन और इस तरह की चीजें ली जा रही हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने दोबारा से एडवाइस जारी की है एयरपोर्ट्स को, टू एंश्योर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एयर ट्रेवलर्स फॉर द डिजी यात्रा इनिशिएटिव, बट ओनली ऑन वॉलेंट्री बेसिस। ओके, यहाँ पे फेस स्कैन किया जाता है आपका, बट इट शुड बी कंप्लीटली वॉलेंट्री। कुछ एयरपोर्ट इसका मिसयूज कर रहे थे। Okay, there were complaints from the air travelers that the biometrics were being taken without their consent. Minister also explained that consent of the passenger was prerequisite for recording facial biometric data at the time of registration. Next, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो नेक्स्ट लेकर आए थे ना, इसमें तीन इश्यूज ये एक साथ टैकल करने की कोशिश कर रहे थे। पहला तो ये कि जो फाइनल ईयर की एग्जाम होंगे MBBS के, वो इसी के स्कोर पे डिपेंड करेंगे आपके। ठीक है, ये जो एग्जाम होगा यही आपका फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन माना जाएगा, और इसमें जो आपका स्कोर आएगा वही आपके पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएशन के पास जैसे MBBS के बाद आप मास्टर्स के लिए जाते हो, तो PG में एंट्रेंस के लिए भी यही एग्जाम का स्कोर माना जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आपका फाइनल ईयर का भी एग्जाम माना जाएगा, यही टेस्ट आपके लिए PG का एंट्रेंस एग्जाम भी माना जाएगा। और अगर आप फॉरेन से डिग्री लेकर आए हो मेडिकल की, ठीक है, फॉरेन से डिग्री लेकर आए हो, और अगर आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हो वैसे डॉक्टर, तो वो डिग्री रिकग्नाइज होगी या नहीं होगी, वो भी इसी एग्जाम के स्कोर पर डिपेंड करेगा। क्लियर? तो फिलहाल के लिए NMC ने इसको पॉज कर दिया है। NMC कई गलत रीजंस के लिए भी न्यूज में रहा है, जिसमें से एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन था जेनेरिक मेडिसिन को मैंडेटरी बनाना। ओके, ये गलत रीजन के लिए न्यूज में था। दूसरा रीजन था कि पर 10 लाख आप सिर्फ 100 सीट्स रख सकते हो। ठीक है, स्टेट्स में तो सदर्न स्टेट्स को ऑब्जेक्शन था, क्योंकि उनके यहाँ ऑलरेडी सीट्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे तमिलनाडु में करीब 11,000 मेडिकल सीट्स हैं और उसकी पॉपुलेशन है करीब 7.2 करोड़ है अप्रॉक्स। अगर इस
रूल से जाएंगे वो, तो उनको अपनी सीट्स रिड्यूस करके 7,000 के करीब लानी होगी। क्योंकि तो सदर्न स्टेट्स ने इसका विरोध किया था। उसके पीछे मोटिव तो ठीक था कि सभी प्राइवेट कॉलेजेस इन स्टेट्स में खुल रहे हैं, झारखंड, बिहार, उड़ीसा जैसे स्टेट्स में कम कॉलेजेस खुल रहे हैं। राइट, तो मोटिव ठीक था, बट ठीक नहीं था इनिशिएटिव। चलिए, दूसरा और तीसरा अब ये है कि ये जो इसका ये इसने नया एग्जाम प्लान किया था, नेक्स्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट, इसको लेकर भी काफी अपोज किया बच्चों ने। क्योंकि देखिए, सभी जो कॉलेजेस है ना, उसमें एजुकेशन स्टैंडर्ड सेम नहीं है, पहली बात। ठीक है, हम जानते हैं कि कई प्राइवेट कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज का एजुकेशन स्टैंडर्ड कैसा है। अब वहां से पास होने वाला बच्चा इस फाइनल एग्जाम में क्या परफॉर्म करेगा कि वो पीजी के लिए क्वालिफाई कर पाए? ठीक, कर पाएगा क्या अगर उसको कॉलेज में उतना अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन नहीं मिला? और दूसरी तरफ सपोज कि एम्स के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें वो भी यही एग्जाम फेस कर रहे हैं, बट उनका क्वालिटी जो उन्हें मिली होगी एजुकेशन, वो अलग ही लेवल की होगी। तो आप कह सकते हो कि पीजी के एंट्रेंस में, मतलब इसी एग्जाम में पीजी में ज्यादा सिलेक्शन इन अच्छे इंस्टीट्यूट से होंगे, तो इसमें काफी सारे इंस्टीट्यूट पीछे रह जाएंगे। तो इन लोगों की डिमांड है कि पहले आप सभी कॉलेजेस में एक एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ले आइए पढ़ाई का। ठीक है, नंबर ऑफ फैकल्टीज की बात करें, इस तरह की चीजों में एक स्टैंडर्ड हो, एक क्वालिटी हो, ताकि सभी बच्चे लेवल प्लेइंग फील्ड पर कॉम्पीट कर पाए। अदरवाइज बस ये होगा कि बड़े बड़े कॉलेज और जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनके बच्चे आगे पीजी कोर्स में जाते रहेंगे और बाकी पीछे छूट जाएंगे। बट एट द सेम टाइम इसका फायदा एक और भी है कि किसी कॉलेज से कितने बच्चे आगे जाके पीजी कर रहे हैं या नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर कर पा रहे हैं, ये नए बच्चे जो 12th पास करेंगे उनको एक क्वालिटी का अंदाजा भी देगा कि इस कॉलेज की क्वालिटी कैसी है, क्या यहाँ से बच्चे नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। राइट, तो ये एक तरह का बेंचमार्क का काम भी करेगा। द नेक्स्ट विल रिप्लेस final MBBS exam, one thing, entrance test to postgraduate seats, this is second, and foreign medical graduate exam for foreign medical graduates to practice medicine in India। ठीक है, तो ये तीन एग्जाम्स तीन पर्पज सर्व करेगा नेक्स्ट एग्जाम। राइट, Health Ministry constituted a 7-member committee to examine the preparedness of states and medical colleges for the implementation of next for final year MBBS students, जो कि 2020 बैच के आए होंगे, अब 24 में पास आउट होंगे। तो NMC Act of 2019 had brought in next for Indian medical students. There are over 700 medical colleges, government colleges, semi-government, AIMS, private और deemed medical colleges। ये तो सब पे ये नेक्स्ट बराबर से अप्लाई होगा। IMA अपोज क्यों कर रहा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन? ये कह रहे हैं कि जब तक एनएमसी इंश्योर करे एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन अक्रॉस ऑल मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया, तब तक के लिए इसको पॉज कर दीजिए। अब देखिए, बात यह है कि इन सभी कॉलेजेस में यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स या टीचिंग क्वालिटी ओके या एजुकेशन की ओवरऑल क्वालिटी एक बराबर कर दी जाए, ये तो ना के बराबर की बात है। ठीक है, सब कॉलेज एक जैसी क्वालिटी दे पाए, दैट इज नियरली इम्पॉसिबल। तो ऐसे तो फिर ये कभी इंप्लीमेंट हो नहीं पाएगा। और प्राइवेट कॉलेज की हालत हम जानते हैं, इवन ऐसे भी कॉलेजेस हैं हमारे खुद के शहर में भी जो बच्चे कॉलेज भी नहीं आते हैं, बट उनको एमबीबीएस की डिग्री मिल रही है बस। ठीक है, कई हरियाणा के बच्चे हैं जो हमारे यहाँ एमपी के कॉलेज में बस एनरोल कर रखा है मेडिकल कोर्स में, एंड दे आर टेकिंग द डिग्री, एग्जाम दे देते हैं आके, दैट्स ऑल। ओके, तो पैसे में डिग्री मिलना इंडिया में कोई बड़ी बात तो नहीं है। एनीवे, medical education experts have noted that standardization of the exam will force all medical institutes to maintain at least a minimum standard of education which would help the students crack the exam। तो इनको ये एज्यूम कर रहे हैं इसमें कि इसकी वजह से सभी कॉलेज पे एक प्रेशर होगा कि हम थोड़ी तो टीचिंग अच्छी कराएं, वहां पर बच्चों को पढ़ाएं ताकि वो इस नेक्स्ट एग्जाम को पास कर पाएं, अदरवाइज वो फाइनल ईयर से ग्रेजुएट ही नहीं हो पाएंगे। So it also gives a clear indication of quality of education and medical college and its standing in the country। तो जो नए एंट्रेंट बच्चे होंगे, जो न्यू एडमिशन ले रहे होंगे, उनके लिए एक स्टैंडर्ड होगा ये कि वो देख सकते हैं कि यहाँ के बच्चे या यहाँ की टीचिंग क्वालिटी कैसी है। अब एनएमसी को इंश्योर करना है, देयर इज प्रॉब्लम ऑफ घोस्ट फैकल्टी, जहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर्स कॉलेज में प्रोफेसर के लिए अपॉइंट तो हो जाते हैं, बट वो आते भी नहीं है पढ़ाने। हर शहर में होता है ये। लो अटेंडेंस इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, खासकर वहां तो उतने टीचर्स ही नहीं है। सो द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन द फॉर्म ऑफ पास परसेंटेज इन द इंस्टीट्यूट इन द नेक्स्ट। ठीक है, तो उसमें नेक्स्ट के एग्जाम में कितने बच्चे पास हो रहे हैं ये उस कॉलेज में बताएगा कि इस कॉलेज में टीचिंग क्वालिटी कैसी होगी। ओके, अगर ये कॉलेज खुद अपना फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन कराएंगे तो वो तो पास कर ही देंगे अपने बच्चों को। ठीक है, बट एटलीस्ट इस एग्जाम में कितने बच्चे पास हो रहे हैं इस कॉलेज से, वो उस कॉलेज की स्टैंडिंग दिखाएगा कि कंट्री में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। 2 फेजेस में होगा। ठीक है, पहला थ्योरी फेज होगा और सेकंड वाला आपका
सेकंड में आपको ओनली पास या फेल दिखा दिया जाएगा, डिपेंडिंग आपका परफॉर्मेंस। यहाँ पर एक शूटर थी प्रीति रजक, ठीक है, ये आर्मी की पहली पहली विमेन सूबेदार बनी है। हवलदार प्रीति राजक से इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था एशियन गेम्स में, सिल्वर मेडल इन शूटिंग इन एशियन गेम्स एट हांगझू। She is promoted to the rank of सूबेदार, becoming the army's first women सूबेदार। यहाँ पर ये जो कुकीज जो कम्युनिटी है ना, इनकी एक ये बॉडी है, ये कह रही है कि सेंटर डायरेक्टली एडमिनिस्टर करे हमारे एरिया को, ठीक है, मणिपुर गवर्नमेंट पे हमें भरोसा नहीं रहा। ये सब बुक्स के बारे में है। अरेबिका कॉफी, अब इसके बारे में बस इतना जानिए, ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी वगैरह वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अरेबिका कॉफी, इनका कहना है कि कुछ जेनेटिक डाइवर्सिटी ही कंट्रीब्यूट करती है इसके यूनिक फ्लेवर में और रेजिस्टेंट टू पैथोजेंस। Around 60% of global coffee production is from Arabica coffee. This is very important point you should remember. 60% of global coffee production is Arabica. कमर्शियल कॉफी मेनली दो सोर्सेज प्रोड्यूस की जाती है, कॉफी कैनफोरा एंड कॉफी अरेबिका। तो इस कॉफी कैनफोरा से जो प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं रोबस्टा कॉफी, राइट। एंड अरेबिका कॉफी इज derived फ्रॉम द हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन एंसेस्टर्स ऑफ प्रेजेंट डे रोबस्टा, इसकी जो एंसेस्टर वैरायटी रही होगी पहले, ठीक है, उससे प्लस इसमें साथ में एक और मिक्स होता है, दैट इज अनदर क्लोज रिलेटेड कॉफी स्पीशीज ऑफ कॉफी यूजेनियोट्स, ठीक है, इन दोनों से मिलकर ये ड्राइव होती है। पर इतना ही जानना है, इसकी ये हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ही इसका एक यूनिक फ्लेवर आता है अरेबिका का। ओके, यहाँ पे इन्होंने अपने कुछ इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, इन सब के बारे में एक थोड़ा सा सर्वे किया था, तो उनका कहना है काफी मिनिमल रेडियो एक्टिव डिस्चार्ज हो रहा है इस इंडियन न्यूक्लियर पावर प्लांट से। तो कहीं ना कहीं ये इंश्योर करता है कि इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स काफी सेफ हैं, ठीक है, काफी अच्छा उनका सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं। तो एटलीस्ट एक फियर खत्म होता है कि चलिए हम लोग इसमें और ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग करीब अपने इंडिया का 2.7% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो न्यूक्लियर पावर से करते हैं, एंड न्यूक्लियर पावर इज कंसिडर्ड एज ए क्लीन सोर्स। दिस इज फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज कि हम जैसे जैसे बात कर रहे हैं कि हमें 2070 तक नेट न्यूट्रल नेट कार्बन जीरो बनना है, तो उसमें सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, इनके साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर कलाम साहब इसके बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे। उनका कहना था कि विंड, सोलार, दे आर नॉट अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, okay, they are not available 24/7 375, but nuclear energy is available throughout the year, okay। तो हमें इसको ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, बट इसके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि एक तो इसका जेस्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा है। जेस्टेशन पीरियड यानी इसको पूरा प्लांट को बनने में, ऑपरेशन में आने में ही 5 6 7 साल लग जाते हैं, ओके। फिर उसके बाद हमेशा से एक थ्रेट रहता है डिजास्टर का। चेर्नोबिल डिजास्टर बहुत फेमस रहा रशिया में, दूसरा फुकुशिमा डिजास्टर बहुत फेमस रहा जापान में, ऑलराइट। उसके अलावा इसको लैंड एरिया काफी रिक्वायरमेंट होता है, और लास्टली कि इसमें से जो वेस्ट निकलता है वो आपका ओशियंस में जाता है, जो कि ओशियंस के टेम्परेचर को बढ़ाता है, और टेम्परेचर बढ़ने से सीधे सीधे इम्पैक्ट होता है एक्वेटिक लाइफ पे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको मिलेगा अरीवाड़ा, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, जो हमारा ऑलिव रिडले टर्टल्स है वो उड़ीसा की कोस्ट पे आता है और वहां पर अपने अंडे देता है। तो इस पे वार्म टेम्परेचर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसी पे देखने को मिला था कि जो न्यू बर्थ हो रहे थे ना इसमें, उसमें फीमेल का बर्थ रेट ज्यादा था, ठीक है, और मेल का बर्थ रेट डिक्लाइन हो रहा था। और ये क्लियर इंडिकेशन था क्लाइमेट चेंज का, क्योंकि साइंटिस्ट का ये कहना था कि ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इस वजह से फीमेल फीमेल ज्यादा बॉर्न हो रही हैं एज कंपेयर टू मेल अमंग ऑलिव रिडले टर्टल्स। क्लियर? तो इतनी बातें याद रखेंगे। दूसरा, यहां से जो प्रोडक्ट निकलता है वेस्ट, कई बार यूपीएससी इस तरह की उम्मीदें आपसे रखता है और वो इस तरह के क्वेश्चन पहले पूछ भी चुका है विद रिस्पेक्ट टू मिनरल्स, इसलिए यहां भी याद रखिएगा कि ये जो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं उसमें से कौन कौन से होते हैं इसके वेस्ट प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पर आपको नोबल गैसेस निकलती हैं, ठीक है, जैसे आर्गन 41, रेडियो आयोडाइन, पार्टिकुलेट रेडियो न्यूक्लियाइड्स, कोबाल्ट 60, स्ट्रोंशियम 90, सीसियम 137 एंड ट्राइटियम, ओके, रेडियो आयोडाइन, ट्रिटियम, स्ट्रोंशियम, सीसियम, ये कोबाल्ट 60 एंड सो ऑन, ठीक है। बस ये एक बार नजर डाल लो ताकि अगर आ जाए एग्जाम में तो ध्यान रहेगा। ओके, इसके अलावा ये सब आपको पता ही होगा कौन कौन से प्लांट हमारे कहाँ है। हमारे पास तारापुर है, मद्रास में भी है, ठीक है, कुडनकुलम आप जानते होंगे, काइगा है हमारे पास, राजस्थान में भी है, नरोरा, काकरापार एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर पावर पे तो वैसे भी हम लोग एक प्रॉपर सेशन करना ही है हमें, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
अभी मैंने आपको प्रीलिम्स का रिवीजन सीरीज एक सोलर एनर्जी पे दिया है, ठीक है। तो हम न्यूक्लियर पावर पे भी आएंगे जल्दी, उसमें सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। ओके, अब यहाँ पे अर्जेंटीना में कुछ आउटब्रेक हुआ है जिसका नाम है वेस्टर्न एक्विन एनसेफेलाइटिस, ठीक है। ये एक मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन है, वायरस के थ्रू होता है। पर 11.5 किलो बेसिस लॉन्ग सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम है इसमें। पैथोरिन बर्ड्स ये माने जाते हैं रिजर्वॉयर इस वायरस के, एंड एक्विन स्पीशीज एज इंटरमीडिएट होस्ट। ट्रांसमिशन होता है थ्रू मॉस्किटोज विच एक्ट एज ए वेक्टर फॉर द वायरस, और ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, आपको ज्यादा सिम्टम्स इसके दिखते नहीं है। एंड देर इज नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक केयर इज क्रूशियल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके। दूसरा, अब पंजाब और बीएसएफ की पावर्स के बारे में आपको बता चुका हूँ। बीएसएफ एक्ट के अंडर में गवर्नमेंट ने कहा है कि हम पंजाब में इसकी ज्यूरिसडिक्शन बीएसएफ की 15 किलोमीटर से बढ़ाकर कर रहे हैं 50 किलोमीटर, राइट। अब देखिए ये चीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब के लिए यूनिक है, इस तरफ वेस्ट बंगाल पे भी लागू होती है वो, यहाँ पे गुजरात में भी लागू होती है, राजस्थान में भी होती है, पंजाब में भी होती है। तो पंजाब गवर्नमेंट को इतना बुरा क्यों लग रहा है? उनको इसलिए लग रहा है कि देखिए यहाँ पर गुजरात में जो 50 किलोमीटर तक हो रही है ना, वो थोड़ा सा बैरन लैंड है, कच्छ का एरिया है, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है? उसी तरह राजस्थान में भी ऑलमोस्ट डेजर्ट एरिया है पूरा, बहुत ही स्पार्स पॉपुलेशन है, कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन पंजाब में अगर आप 50 किलोमीटर अंदर तक आ जाएंगे ना, तो काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स का ऑलमोस्ट 80% एरिया कवर हो जाता है। तो फिर वहां पे डबल ज्यूरिसडिक्शन जैसी बातें आ जाएंगी कि पुलिस की पावर, जो कि स्टेट सब्जेक्ट है, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, ये दोनों स्टेट लिस्ट में आते हैं। तो फिर ज्यूरिसडिक्शन आप बी से भी जो एक्सटेंड कर रहे हो, वो एक बहुत ही हाई पॉपुलेशन को कवर करती है, राइट। इसी पंजाब इसके ज्यादा अगेंस्ट है कि ये गलत हो रहा है, हमारी पावर्स पे एनक्रोच किया जा रहा है। उनका कहना है कि पुलिस पुलिस पावर हमारी है अंडर स्टेट सब्जेक्ट। नाउ दी एक्सटेंडिंग द रीच ऑफ बीएसएफ टू 50 किलोमीटर अंडर सेक्शन 139 ऑफ बीएसएफ एक्ट 1968, ओके। ये सेक्शन नंबर याद रख लीजिएगा कभी। इस तरह की चीजें अगर एग्जाम में लिख दी ना मेंस में, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन डिमांड, तो बहुत बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। दैट्स व्हाट श्रुति शर्मा की कॉपी से सबने सीखा है। उनके आंसर्स की बात ही अलग थी। द प्रोविजन ऑथराइजेज द प्रोविजन ऑथराइजेज द सेंटर टू कन्फर पावर्स एंड ड्यूटीज ऑन बीएसएफ विद रिस्पेक्ट टू एनी सेंट्रल एक्ट। नाउ कोर्ट एग्रीड कि वो इस पे देखेगा वेदर द नोटिफिकेशन अमाउंटेड टू आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय सेंटर अंडर सेक्शन 139 एंड एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंटरफेरेंस इन पंजाब अथॉरिटी। तो कोर्ट इस पे सुनवाई करेगा, तो जो भी डिसीजन आएगा वो देखेंगे। 80% एरिया कवर करता है ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का, तो ये पंजाब का एक मेजर कंसर्न है। दिस नोटिफिकेशन एनक्रोचेस ऑन द पावर ऑफ स्टेट एज द पुलिस लॉ एंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। The area which has been included in the extended jurisdiction of BSF is densely populated, highly fertile region है, heavily populated, cover most of the physical areas, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन, फिरोजपुर, फजीलका, इन जगहों के। ओके, सो ये इनकन्वीनियंस कॉज करेगा पीपल को, इंक्लूडिंग फार्मर्स हु हैव टू क्रॉस बार्ब्ड वायर फेंसिंग टू कल्टीवेट देयर लैंड अलोंग द बॉर्डर। ये पंजाब में अगर आप देखेंगे ना बॉर्डर, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, मतलब वो बिल्कुल एकदम उसकी फार्मिंग ना बिल्कुल वायर जो लगाए गए वहां तक होती है, ये बिल्कुल एकदम एंड तक। तो यहाँ पे कोर्ट एग्जामिन करेगा वेदर आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेदर ऑल स्टेट्स हैव टू बी ट्रीटेड अलाइक टू डिटरमिन। क्योंकि पहले अलग अलग थी ना, गुजरात, राजस्थान और सभी पे अलग अलग थी, ठीक है। गुजरात में पहले 80 किलोमीटर तक हुआ करती थी ये, उसको डिक्रीज करके 50 पे ले आए। राजस्थान में तो 50 हुआ करती थी। उसी तरीके से पंजाब में 15 से बढ़ा के 50 किए। तो सेंटर कह रहा है कि हम यूनिफॉर्मिटी ला रहे हैं हम तो सिर्फ, ठीक है। बट यूनिफॉर्मिटी आई थिंक डिपेंड करनी चाहिए वहाँ की फिजिकल और सोशल कंडीशंस पर, पॉपुलेशन कितनी है यहाँ पे, डेंसिटी कितनी है, या एग्रीकल्चर कितना होता है यहाँ पर, या कोई बिजनेस है, इस तरीके, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्मिटी जरूरी है क्या, ये एग्जामिन करेगा कोर्ट, राइट। लद्दाख लद्दाख डिमांड कर रहा है गिलगित बल्तिस्तान, जो कि 1947 से पहले ये पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट था, ठीक है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान जो आज का पीओके है, वो लद्दाख की डिस्ट्रिक्ट में माना जाता था, ठीक है, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में। तो इनका कहना है कि इसको आपने अलग कर दिया है, कश्मीर अलग और ये लद्दाख अलग, तो कम से कम आप जो सीट रिजर्व करते हैं, हम लोग हमेशा सीट रिजर्व करके रखते हैं पीओके में, ठीक है। तो आप जो सीट्स रिजर्व करके रखते हो, वो आप लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली बनाइए और वहां पे रिजर्व होगी। जम्मू कश्मीर तो लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगा, उसको दिया गया है ना कि इट इज ए यूटी विथ लेजिस्लेचर,
while Ladakh is a UT without legislature अभी एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी लेजिस्लेचर दीजिए और पीओके में जो एरिया है वो हमारी टेरिटरी का एक्सटेंशन माना जाए और यहां पर आप सीट्स रिजर्व करेंगे, ना कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसी में। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर एक ले एपेक्स बॉडी है और दूसरी है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। दोनों मुस्लिम रिलीजियस ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने सबमिट किया एक मेमोरेंडम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को अपनी कुछ फ्रेश डिमांड के साथ, और डिमांड की है सबसे बड़ी कि एक्सटेंडिंग द टेरिटोरियल कंट्रोल ऑफ लद्दाख अप टू गिलगिट बल्तिस्तान इन पीओके। राइट नाउ लद्दाख की बात करें तो इसका एरिया है करीब करीब 60,000 स्क्वायर किलोमीटर। इसको यूटी बना दिया गया था ऑन अगस्त 5, 2019 जब 370 और 35A को रिपील किया गया। जम्मू कश्मीर के पास लेजिस्लेचर है अपना खुद का, बट लद्दाख डज नॉट हैव ए लेजिस्लेचर। ओके, हालांकि लद्दाख में 2 हिल काउंसिल हैं। ठीक है, 2 हिल काउंसिल हैं, एक है लेह में और दूसरा है कारगिल में। ठीक है, ये दोनों इलेक्टेड हिल काउंसिल है यहाँ पर। पॉपुलेशन है सिर्फ 2.74 लाख। अब हम लोग ये मानते हैं कि लद्दाख बुद्धिस्ट डोमिनेटेड नहीं। लद्दाख इज ए मुस्लिम मेजॉरिटी यूनियन टेरिटरी विद लेह डिस्ट्रिक्ट डोमिनेटेड बाय बुद्धिस्ट एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट डोमिनेटेड बाय शिया मुस्लिम। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप लद्दाख को देखोगे तो इट इज ए मुस्लिम मेजॉरिटी यूटी। ओके, उसमें से लेह जो है वो बुद्धिस्ट डोमिनेटेड है, बट जो कारगिल है वो शिया मुस्लिम डोमिनेटेड है। क्लियर? नाउ however after 2019 कारगिल was insisting on reunification with कश्मीर, बट वो सेंटर ने माना नहीं। नाउ इनकी डिमांड्स क्या है वो देख लेते हैं। लेह और कारगिल की जो बॉडीज हैं वो प्रोटेस्ट कर रही थी अगेंस्ट द यूटी स्टेटस विदाउट लेजिस्लेचर। ओके, इनका कहना था ये ठीक नहीं है। पहले तो डिमांड कर रही है कि स्टेटहुड दिया जाए विथ लेजिस्लेचर, देन स्पेशल स्टेटस दिया जाए हमें अंडर 6 शेड्यूल। हमने आर्टिकल 371 में हम जानते हैं, ठीक है, A, B, C से लेके G तक, G, H तक अलग अलग स्टेट्स को इंपॉर्टेंट राइट्स दिए गए हैं, जैसे नागालैंड को, ठीक है, उस तरीके से मिजोरम को, और सभी को दिए गए हैं। तो हमें भी अंडर आर्टिकल 371 कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए जाए अंडर 6 शेड्यूल, ताकि जैसे यहाँ पर जो भी रिक्रूटमेंट होगा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वो सिर्फ यहाँ के रेसिडेंट्स ही दे सकें, कोई बाहर वाला आके एग्जाम ना दे सके, यहाँ का लैंड कोई और बाहर वाला आकर परचेज ना कर सके। ठीक है, तो वो इस तरह की डिमांड्स मांग रहे हैं। पीपल ऑफ लद्दाख आर्ग्यू दैट ओपनिंग अप द रीजन to outsiders and outside investment will impact the most ecologically fragile and sensitive area. Ladakh also demand exclusive right over the recruitment, यानी कि लद्दाख PSC बनाइए आप एक। It demands that Twin Hill Council should have the power to recruit lower rung staff for the region and लद्दाख resident certificate ही basis होना चाहिए इन jobs का। 1947 से पहले लद्दाख डिस्ट्रिक्ट कंप्राइज गिलगिट बल्तिस्तान एरिया ऑल्सो। ठीक है, तो पहले ये लद्दाख डिस्ट्रिक्ट का पार्ट रहा है 47 से पहले, इसलिए इनको लगता है कि अभी भी ये लद्दाख के पार्ट में आना चाहिए, ना कि जम्मू कश्मीर वाले में। इट सीक्स एक्सटेंशन ऑफ टेरिटोरियल कंट्रोल अप टू गिलगिट बल्तिस्तान। इट डिमांडेड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर गिलगिट बल्तिस्तान वंस ए लेजिस्लेचर इज ग्रांटेड इन द रीजन। LAC भी शेयर करता है लद्दाख चाइना के साथ। एम्पावरिंग द लोकल्स विल फोस्टर द स्टेबिलिटी बिकॉज दे हैव दैट एक्सपर्टीज एंड नॉलेज अबाउट दैट कुड बी हेल्पफुल इन मिलिट्री एंड लॉजिस्टिक ऑपरेशंस। ऑलराइट, सेंटर का स्टैंड क्या है? पहले सेंटर ने कमेटी बनाई G कृष्णा रेड्डी, बट कुछ नहीं निकल गया। अब दोबारा कमेटी बनाई है नित्यानंद राय के अंडर में, तो देखते हैं क्या निकल के आता है उसमें। मलेरिया, कैन मलेरिया वैक्सीन रोल आउट बी स्केल्ड अप? तो पहले तो इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। फर्स्ट इज कैमरून। कैमरून इन अफ्रीका बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च RTS into its routine national immunization services to scale up the vaccination against disease in high risk areas. गवी एक प्रोग्राम है, वैक्सीन अलायंस है कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस का, which aim to provide equal access to new and underused vaccines for children living in the world's poorest countries. मलेरिया का बर्डन अगर देखें तो इट इज बिगेस्ट किलर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इट इज कॉज्ड बाय पैरासाइट्स, ये हमें पता है। ठीक है, पैरासाइट्स कॉज करता है मलेरिया को। इसके अलावा अफ्रीका बियर्स द हाईएस्ट मलेरिया बर्डन अकाउंटिंग फॉर 94% ऑफ केसेज एंड 95% ऑफ ग्लोबल मलेरिया डेथ। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर वैक्सीनेशन
नहीं हो पाना एक बहुत बड़ा इशू है मलेरिया की डेथ के लिए। और इंडिया भी मलेरिया फ्री बनना चाहता है बाय 2047 एंड एलिमिनेट कर देना चाहता है बाय 2030। ठीक है, ये कुछ वैक्सीन के नाम है। RTS AS01 R21 डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब मलेरिया का सबसे बड़ा रीजन है क्लाइमेट चेंज। इट इमर्ज एज ए मेजर ड्राइवर अफेक्टिंग मलेरिया ट्रांसमिशन। Rising temperature let mosquitoes spread to new turf, while warmer, more humid condition help parasite prosper inside the bug। ठीक है, तो हमारे ईस्टर्न इंडिया का जो रीजन है, हिल ट्रैक्स ऑफ बांग्लादेश म्यांमार, ये ज्यादा प्रोन है, क्योंकि मलेरिया होने के लिए आपको मॉइस्चर होना चाहिए वहां पे, ये वो ज्यादा जरूरी है, वार्म कंडीशंस होनी चाहिए। विद इंक्रीज ट्रेवल अराउंड द ग्लोब, इन्फेक्शंस कुड इजिली स्प्रेड इनटू न्यू एरियाज एज वेल। यहाँ पे वही सब बोल बच्चन है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करेंगे, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे बाय 2730, 5 ट्रिलियन। बट मैंने जैसा कि आपसे कहा, टारगेट करना है तो पर कैपिटा इनकम को कीजिए। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि $4 ट्रिलियन सिर्फ 10% पॉपुलेशन के लिए हो और सिर्फ 1 ट्रिलियन में बाकी का देश सर्वाइव कर रहा हो। दैट्स नॉट, इतनी इनइक्वालिटी देश में सही नहीं है। गवर्नमेंट वर्किंग ऑन SEZ रिफॉर्म्स। अब देखिए, SEZ के बारे में एक बात जानिए कि फॉर टैक्सेशन पर्पस दिस इज कंसिडर्ड एज ए फॉरेन टेरिटरी। ओके, यानी कि अगर सपोज कीजिए गुजरात में, ठीक है, ये हमारा पूरा गुजरात है, इसमें ये कोई SEZ है, तो इस SEZ के बाहर वाला जो एरिया होगा ना, उसमें टैक्सेशन के नॉर्म्स अलग होंगे, SEZ में जो टैक्स लगेगा उसके नॉर्म्स अलग होंगे। ठीक है, उसको एक फॉरेन टेरिटरी कंसिडर किया जाता है ताकि लोग आके आए और बिजनेस करें। ठीक है, और उसका सोल फोकस क्या है कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनाइए जो एक्सपोर्ट के लिए बनाए जाएं। Center is working on reforms in the SEZ domain so that movement of goods between domestic tariff area यानी कि outside वाला and SEZ space carried out smoothly without affecting the competitiveness of goods in the export market। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इसमें, अब ये जो SEZ में जो प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे ना, उन पर टैक्स कम होते हैं और काफी रिस्ट्रिक्शंस भी कम होती हैं। तो ऑब्वियस बात है कि क्यों की जाती है, ताकि प्राइस लो रखी जा सके प्रोडक्ट की, और वो फॉरेन मार्केट में अच्छे से सस्ते में सेल हो, कॉम्पिटिटिव हो। राइट, पर सपोज कीजिए कि आपने भी कुछ बनाया, और आप वर्क कर रहे हैं यहाँ, इधर ही कहीं लोकल शॉप है आपकी, ठीक है, ये लोकल छोटी सी फैक्ट्री है, SEZ में आपको लैंड नहीं मिला, आपने बाहर बनाया, तो आपने भी सेम प्रोडक्ट ही बनाया है, लेकिन यहाँ पर टैक्सेशन के नॉर्म्स थोड़े हाई हैं। ओके, तो आपने भी सेम प्रोडक्ट बनाया, बट वो जब इंटरनेशनल मार्केट में आपने भी एक्सपोर्ट किया, तो वहां तो आपका थोड़ा सा कॉस्टली होगा एज कंपेयर टू दिस प्रोडक्ट। ओके, इसलिए इसमें थोड़े से रिफॉर्म करने की जरूरत है, ताकि एक ही स्टेट में बनने वाले प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट्स बाहर फॉरेन मार्केट में कॉम्पीट ना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि टैक्सेशन नॉर्म्स अलग हैं SEZ में और आउटसाइड दी SEZ में। ओके, यहाँ पर ये जो UN एजेंसी है ना, ये बनाई गई थी पैलेस्टीनियंस जो अलग अलग देशों में रह रहे हैं, जॉर्डन में, सीरिया में, उनको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन इस UN एजेंसी पर ही कुछ एलिगेशन लगाए कि जो हमास ने अटैक किया ना, उसमें इनका भी रोल है। तो ब्रिटेन, इटली, फिनलैंड, इन सब ने फंडिंग रोक दी है इस एजेंसी को फिलहाल के लिए। UN रिलीफ वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन, ये जो एजेंसी थी ये बनाई गई थी इनको हेल्प करने के लिए। इट वाज सेटअप इन 1948 आफ्टर द वॉर। ये एजुकेशन प्रोवाइड करती है, हेल्थ, एड सर्विसेज टू पैलेस्टीनियंस इन गाजा, वेस्ट बैंक, जॉर्डन, सीरिया एंड लेबनान में। राइट, इनका कहना है कि 12 एम्प्लॉयज ऑफ दिस बॉडी वर इन्वॉल्व इन क्रॉस बॉर्डर अटैक। यहाँ पे US ने फिर से हाउदी टारगेट को मारा है, तो वो तो चल रहा है। रेड सी का हम पूरा डिटेल में देख चुके हैं ऑलरेडी पहले। रेड सी वाला आपने मेंस 450 प्लस में वीडियो देखा होगा, अगर देखा होगा तो। चलिए इंडियन एक्सप्रेस को देख लेते हैं जल्दी से, अगर इसमें कुछ नया है कुछ काम का। वैसे संडे को ज़्यादा कुछ इंडियन एक्सप्रेस में आता नहीं है। ओके, यहाँ पर वही है, ओबीसी फियर ऑफ श्रिंकिंग ऑफ कोटा पाई। While the proposed while the proposed formulation does not tinker with 50% limit set by Supreme Court, it allows Maratha to claim reservation under 27% set aside for OBC। तो अब आपने मराठा को खुश किया है, तो फिर वो OBC का भी कंसर्न थोड़ा जेन्युइन ही है। कलकत्ता में कुछ इतना अजीब हुआ है कलकत्ता हाई कोर्ट में, कि यहाँ पर 2 जज थे, उसमें से एक जज ने दूसरे को अक्यूज किया कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में बायस्ड है ये जज। ठीक है, और इशू क्या था कि कुछ MBBS सीट्स को लेकर करप्शन हुआ है यहाँ पर। Some alleged irregularities in MBBS admission in West Bengal. A judge accusing a fellow judge of acting clearly for some political party in this state. So no one is unbiased in this.
वर्ल्ड। ओके, तो हम 2036 ओलंपिक्स होस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए ये पूरी तैयारी की जा रही है ताकि हम जब अपना क्लेम रखें वहां पर इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के सामने, तो हम दिखा सकें कि देखिए हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, हम 36 ओलंपिक्स होस्ट कर सकते हैं। एंड एज यूजुअल गुजरात में ही तैयारी की जा रही है, अहमदाबाद। मोदी मैक्रोन कॉल फॉर ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर, ठीक है वो, और कुछ बोल भी क्या सकते हैं इसके अलावा। ठीक, कार सर्वे कराया जाएगा तेलंगाना में, बिहार ने कराया है अभी तक, ठीक है, कर्नाटका भी तैयारी कर रहा है, तो ये चीज़ अब ज़्यादा दिन नहीं रह सकती। पोएम थ्री अचीवर्स, ये हम जानते हैं पोएम थ्री क्या था, कि जो आपके पीएसएलवी रॉकेट होते हैं, इनकी जो लास्ट स्टेज होती है, ठीक है, उसी पर उसी को एज अ बेस यूज किया जाता है, ठीक है, कुछ अलग सैटेलाइट्स अपने टेस्टिंग वगैरह के लिए, ठीक है। और दूसरा, टू कट डाउन द स्पेस डेब्रिस, इसरो हैज बीन टेकिंग स्टेप्स सच एज लोअरिंग द ऑर्बिट ऑफ डिफंक्ट सैटेलाइट, जिस सैटेलाइट का काम पूरा हो गया उसके ऑर्बिट को नीचे कर दो, ठीक है, 600 किलोमीटर से 300 किलोमीटर में ले आओ, और ताकि वो एटमॉस्फेयर में कुछ दिन में धीरे धीरे खुद से बर्न हो जाएगा। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर आपको मेंस में एक वीडियो जरूर बना के दूंगा स्पेस डेब्रिस को टैकल करने पर, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न है आज वर्ल्ड का, और ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेस डेब्रिस को कैसे टैकल करना है, इसको हम मेंस 450 में डिटेल में समझेंगे। ये बना है वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रूज शिप, आइकॉन ऑफ द सी, पोर्ट मियामी पे खड़ा है अभी। बट यहाँ पर एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि इसका इम्पैक्ट होगा एनवायरमेंट पे, मैराइन लाइफ पे, बिकॉज द एलएनजी यूज्ड इन द शिप इज मोस्टली मीथेन विच ट्रैप्स मोर हीट इन द एटमॉस्फेयर। ताइवान यूएस चाइना में एक ही सबसे बड़ा इश्यू, और चाइना कहता भी रहता है ताइवान इज द बिगेस्ट थ्रेट इन यूएस चाइना टाइज। पाकिस्तान ने $2 बिलियन मांगे हैं चाइना से लोन में, तो वो तो उसकी आदत हो गई, अब तो मांगता रहता है। ओके, मार्स में जो रोवर था, रोवर परसिवरेंस, उसने कंफर्म किया है कि यहाँ पर लेक सेडिमेंट्स हैं, और ये प्लैनेट कभी कभी यहाँ पर, कभी पहले यहाँ पे पानी भी रहा होगा, माइक्रोब लाइफ भी रही होंगी। नासा रोवर परसिवरेंस हैज गैदर्ड डेटा confirming existence of ancient lake sediments deposited by water, a giant basin on Mars called Cerezo crater, ठीक है, ये याद रखना है बस आपको प्रीलिम्स के लिए, जेरेसो क्रेटर, इसी में ड्रिलिंग करके, ठीक है, अच्छे से एग्जामिन किए गए तो सेडिमेंट्स मिले हैं, ठीक है। मार्स वर वंस कवर्ड विद वाटर एंड मे हैव माइक्रोबियल लाइफ, ठीक है, पहले माना जाता कोल्ड एरिड लाइफलेस मार्स है, बट ये पहले वार्म वेट एंड परहैप्स हैबिटेबल भी रहा होगा। हाइती है, तो यहाँ तो प्रेसिडेंट, कोई इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर जो बना है वो इलेजिटिमेट है, कोई इसको मानता नहीं है, तो यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है। हाइती सबसे बुरी जगह है, खुल के मर्डर हो जाते हैं यहाँ, किडनैपिंग हो जाती है, पुलिस तक भाग गई है यहाँ से। इसकी कैपिटल है पोर्ट आउ प्रिंस, सबसे सबसे पुअर कंट्री है वर्ल्ड की। ऑलराइट, नाउ डब्ल्यूटीओ के कंटेक्स्ट में मैंने आपको हमेशा बताया है कि डब्ल्यूटीओ की एक एपलेट बॉडी है यहाँ पर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, जहाँ पे अगर आपको लगता है कि कोई कंट्री आपके ट्रेड पर अननेसेसरी टैरिफ लगा रही है, तो आप यहाँ पे अपील कर सकते हो। अब बात यह है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा केस आते हैं यूएसए के अगेंस्ट। पहले तो इन डेवलप कंट्रीज ने इस तरह के डब्ल्यूटीओ एपलेट बॉडी ये सब नॉर्म्स बनाए, क्यों, कि कोई प्रोटेक्शनिज्म नहीं होना चाहिए वर्ल्ड में, ट्रेड शुड बी फ्री फ्लो, अननेसेसरी टैक्सेशन जो भी कंट्रीज लगा रही हैं इन सबको रिड्यूस करने चाहिए। तो पहले तो उन्होंने रूल सेट किए, सब कुछ किया। अब जब इंडिया, चाइना जैसी और भी डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, वियतनाम, बांग्लादेश जैसी भी जब कॉम्पीट करने लायक हो गई हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये एपिलेट बॉडी, आप जब यूएसए रिस्ट्रिक्शंस लगाता है ना यहाँ पे, तो इसके अगेंस्ट काफी सारे केस फाइल किए जाते हैं कि ये फ्री फ्लो नहीं होने दे रहे हैं ट्रेड का। तो एपिलेट बॉडी में सबसे ज्यादा केस यूएसए के अगेंस्ट ही आते थे, और सबसे ज्यादा जजमेंट भी यूएसए के अगेंस्ट ही गए कि आपके लॉस गलत हैं, दे आर नॉट कंसिस्टेंट विद डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स। तो यूएसए ने इसमें जजेस का अपॉइंटमेंट ही ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। अब वो यूएनएससी का मेंबर है, वीटो है उसके पास, ठीक है, तो यहाँ पे जजेस की अपॉइंटमेंट ही ब्लॉक करके रखी है इसने कई सालों से। तो कल कोशिश की गई थी ग्वाटेमाला के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ 136 कंट्रीज कि हम लोग इनकी अपॉइंटमेंट रिज्यूम करें, तो यूएसए ने उसको फिर से ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि वो कहता है कि इस एपलेट बॉडी की फंक्शनिंग कुछ ऐसी है विच इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ यूएस। अब जब पहले आप रूल सेट कीजिए, फिर जब सामने वाला वो गेम समझने लगे, खेलने के लिए तैयार हो जाए, अपने आप को तैयार कर ले, तो फिर आप रूल्स चेंज करना शुरू कर दीजिए, राइट। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ यूएसए। The proposal, backed by 130 WTO members to restart selection process for filling vacancies on WTO appellate body, was shot down by US yet again in a sign that disputes may keep piling up. अब क्योंकि जजेस हैं ही नहीं सुनवाई करने के लिए, तो डिस्प्यूट्स तो आ रहे हैं अभी भी, बट वो बस
पेंडिंग में पड़े हुए हैं, ठीक है, दे आर जस्ट पाइलिंग अप। और इस वजह से सभी कंट्रीज सोच रही हैं कि अब जब डब्ल्यूटीओ फंक्शनिंग नहीं कर रहा, सामने वाली एक कंट्री हम पे प्रोटेक्शन मेजर लगा रही है, तो हम भी लगा रहे हैं, तो वर्ल्ड ओवर ही प्रोटेक्शनिज्म फिर से बढ़ता जा रहा है। जो हमने वर्ल्ड एज वन, ओके, या वर्ल्ड एज अ विलेज, जो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन में बोलते हैं, तो उसके सबके अगेंस्ट जा रहे हैं नॉर्म्स। The US have been blocking the appointment of new judges to WTO 7-member appellate court, 7 member होते हैं यहाँ पर, since 2017 on the ground of judicial activism at the WTO concerns over US sovereignty. The global trade is slowing, already slowing, and geopolitical tensions बढ़ती जा रही हैं. Developed countries are turning inwards. जैसे याद कीजिए यूरोप का CBM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कार्बन टैक्स है ना, वो एक तरह का क्या है, वो ट्रेड को रोक ही तो रहा है, ठीक है। अननेसेसरी आप कह रहे हो कि हम कार्बन टैक्स के नाम पर एक टैरिफ लगाएंगे जो इंपोर्ट ईयू के बाहर से आएंगे हम पर, ठीक है, इंडिया को इसका लॉस होना ही है, राइट। तो ये सब प्रोटेक्शनिज्म मेजर ही है, एनवायरमेंटेड रिलेटेड ट्रेड मेजर सच एज कार्बन टैक्स एंड सो ऑन। अब यूएसए का कंसर्न देखिए जरा, मोर देन 1/4 यानी कि मोर देन 25% ऑफ ऑल द डिस्प्यूट्स एट डब्ल्यूटीओ हैव बीन चैलेंजेस टू यूएस लॉज और अदर मेजर्स, एंड 155 disputes have been filed against the US, and 90% of the disputes pursued against the US, they led to a report finding that US laws or other measures were inconsistent with WTO agreement, ठीक है। 90% केसेस में यूएस के अगेंस्ट जाती है जजमेंट, ओके। 155 डिस्प्यूट्स इसके अगेंस्ट फाइल किए गए हैं इस पर, इसलिए वो अपॉइंटमेंट होने नहीं दे रहा जजेस की, ना जज होंगे ना कोई डिस्प्यूट की सुनवाई होगी, ओके। बाकी कुछ काम का नहीं है, एनीवे। तो ये आज का डिस्कशन था। इसके अलावा प्लीज ब्रेनस्टॉर्मिंग को रेगुलरली फॉलो कीजिए, क्योंकि उसके रिजल्ट्स आपको आपके लॉन्ग टर्म में दिखेंगे, ठीक है। आप जो इंप्रूवमेंट आपको अपने आप में देखने को मिलेगा, जो प्रोग्रेस दिखने को मिलेगी, वो ओवरनाइट नहीं आती है। सो डोंट लीव इट कि अभी प्री की तैयारी करूं उसके बाद मेंस की करूंगा। एंड हमारी प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज जो चल रही है, जिसमें स्टैटिक प्लस करंट दोनों रिवाइज करवाए जा रहे हैं, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ऑलराइट। एंड लिंक टू टेलीग्राम इज इजी एज बाय यूपीएससी, राइट, at Telegram. So that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.